नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आनंद में, मजे में, सभी को राम राम साहब। अपना फाइनल रिवीजन चल रहा है ईआरओ के पार्ट बी के लिए। दोपहर में हमने पार्ट 7, इसका चैप्टर 7 था, वो कर लिया था। हमारी मेथोडोलॉजी पढ़ाने की बड़ी क्लियर है, पढ़ाने की तो नहीं, बेसिकली डिस्कशन की है। ये जो फाइनल अपन रिवीजन कर रहे हैं, ये रिवीजन इसी आधार पर हो रहा है कि आपने एक या दो बार इस पार्ट बी को पढ़ लिया होगा। हम केवल उसके कीवर्ड के साथ में उसको पूरा जो निचोड़ है उस सेक्शन का, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आप फटाफट रिवाइज कर सकें। अब आपको किसी भी सेक्शन के बारे में या इस पार्ट बी के बारे में पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, इतना समय भी नहीं है। तो जितना आपको रिवीजन में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो पर्याप्त है, इन द बेसिस ऑफ कि आपकी नींव बनी हुई हो कि पहले आपने अवश्य पार्ट भी पढ़ा हो। और कोई नए विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है तो उसको 3-4 बार जरूर देख लेना। जो मैं आपके साथ ये रिवीजन आपके साथ जो इसका डिस्कस कर रहा हूँ, तो भी आपको सब कुछ कवर कर लेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11, नगरीय विकास और नगर योजना, 159 से लेके 199 तक। इसमें बेसिकली जो आपके नगर का कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके लिए कैसे पॉलिसी और प्लानिंग बनती है, वो इसमें डिस्कस किया हुआ है। बहुत सरल है, क्लिष्ट शब्दों में मत जाना। 159 सेक्शन देखेंगे, नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना और अन्य योजनाएं तैयार करना। क्लियर है? इसमें ऐसा ध्यान कर लो, किसी भी नगर पालिका क्या करती है, नगर के एक प्लान्ड डेवलपमेंट हो सके उसके लिए एक योजना बनाती है। ठीक है, अब योजना बनाने की तय सीमा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताते चलूंगा। इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। 20 वर्ष के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपने योजना बनाई, 5 वर्ष शॉर्ट टर्म के लिए योजना बनाई, और 1 वर्ष मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए आपने योजना बनाई। 20 वर्ष के लिए क्या बनाएंगे आप? एक मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। ये 20 साल को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। इसको टुकड़े में तोड़ लेंगे। ये आपकी निष्पादन योजना होगी 5 साल की, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगी होगी। और इसको भी तोड़ देंगे वार्षिक योजना में। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। ये समय सीमा तय कर रखी है कि जब भी आप मास्टर प्लान बनाओगे, जैसे जयपुर का अपना मास्टर प्लान बना रखा है तो 20 साल के हिसाब से बना रखा है, 5 साल 1 साल, ये आप ध्यान कर लेना। और जो भी आपका मास्टर प्लान बनेगा तो नगर पालिका के कौन कौन से डेवलपमेंट एरिया हैं, क्या हमें यहाँ पे कम्युनिटी सर्विसेज देनी है, संचार कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों को कैसे संरक्षण करना है, सड़क, रेल, यातायात, विद्युत, गैस, जल निकाय, प्राकृतिक स्थापत्य, शैक्षिक और चिकित्सीय सुविधाएं, सभी को ध्यान में रख के बनाई जाती है। 160 थोड़ा छोटा है, मैं बोल के देता हूँ। योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। अब ये जो आप मास्टर प्लान बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान करके एक बार जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। कीवर्ड इसमें क्या है, देखो भैया, किसी भी योजना का पहले क्या बनेगा, बिल्कुल प्रारूप बनेगा। प्रारूप के बाद क्या होगा, इस प्रारूप को एक प्रति निरीक्षण के लिए दे दी जाएगी, एक समय सीमा तय कर देगी, आपको ध्यान में है। और नोटिस लगा दिया जाएगा कि भैया आपके सुझाव आमंत्रित हैं, सुझाव दे दो इसके लिए। और नगर पालिका को यदि लगता है आवश्यक होने पर ऐसी योजना का जो ड्राफ्ट है, हाँ, अंतिम रूप देने से पूर्व इस प्रारूप पर विचार करने के लिए वो क्या करता है, एक कमेटी बनाता है। क्या बनाता है? सलाहकार समिति बनाता है। बस ये सलाहकार समिति में से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्या बनानी है? एक सलाहकार समिति बनानी है। बेसिकली 5 प्रकार के सदस्य हैं, ये आपको ध्यान है, इनसे मिलके बनेगी। पहला, नगर पालिका के मेंबर्स हैं, आपको पता ही है, तीन प्रकार के अपने सदस्य हैं। एक अपने निर्वाचित हैं और एक अपने हो गए मनोनीत और एक हो गए पदेन। एक तो ये हो गए। दूसरा मेरे मित्रों, जो आपके व्यापार संघ हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव हो गए। सब में छोटी की मात्रा आएगी, अब ध्यान कर लो। 2, 3, 4, 5, ये 666 याद कर लेना। हर बॉल पे क्या मार दिया? छक्का मार दिया। अब इसमें सबके 6 प्रतिनिधि होंगे। किसके? आपके यहाँ पे जो शैक्षणिक संस्थान है उनसे 6 प्रतिनिधि होंगे,
एनजीओ हैं उनसे 6 प्रतिनिधि होंगे, और आपके कोई अन्य सम्मानित प्रमुख नागरिक हैं, मतलब आपके जो प्रबुद्ध जन हैं, सम्मानित नागरिक हैं, उनके 6 जने होंगे। ये आपकी सलाहकार समिति बनेगी जो प्लानिंग करते वक्त ध्यान देगी। क्लियर है? सलाहकार समिति जो है, इसके बाद जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आक्षेप हैं, जो भी सिफारिश हैं, वो आएंगी, विचार करेंगी और योजना के अनुमोदन के लिए उसके पश्चात राज्य सरकार के पास भेज देंगे। राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा, अंतिम रूप से मंजूर हो जाएगा और आपका ये प्लान बन जाएगा, योजना तैयार हो जाएगी। योजना के प्रवर्तन की तारीख 161 सरल है। एक लोग नोटिस, मतलब सबके लिए, पब्लिक के लिए एक नोटिस निकाला जाएगा और उस नोटिस में बता दिया जाएगा किस स्थान के लिए और किस समय ये आपकी योजना इंप्लीमेंट हो जाएगी। और जैसे ही प्रथम प्रकाशन होगा नोटिस का, बस तभी योजना क्या आ जाएगी मेरे मित्र, प्रवर्तन में आ जाएगी। कीवर्ड क्या है? योजना का प्रथम प्रकाशन से ये इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगला 162 योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण। क्या? उपांतरण मतलब मॉडिफिकेशन, बाद में आपको इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे उसके बारे में बता रखा है। बड़ा सरल है। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आप क्या कर सकते हो, ये बदलाव कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे कुछ पॉइंट है जिसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। कौन कौन से 3 पॉइंट हैं? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। एक, जो उस योजना का एसेंस है, जो मूल स्वरूप है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। और क्या है? सीमा क्षेत्र जो तय कर दिया आपने, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। और जनसंख्या का घनत्व, ये 3 पॉइंट में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे योजना बनाई आपने सफाई के लिए और आपने उस योजना को फिर बाद में कर दिया कि भैया हम तो यातायात में इस एरिया को और दूसरे किसी काम के लिए योजना में लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। जो मूल स्वरूप है, जो सीमा क्षेत्र है, जनसंख्या का घनत्व है, वो सेम रहेगा। मूल स्वरूप मतलब जो आपके भौतिक संसाधन है, और इसका प्रोसेस वही रहेगा जैसे पहले था। नोटिस निकालेंगे, आक्षेप लेंगे, उसके बाद सुझाव आमंत्रित करेंगे, विचार करके फिर इसको अमेंड कर देंगे। राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। 163 योजना का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन बड़ा सिंपल है कि जो भी आपके अधिनियम है नगर पालिका, इसके अकॉर्डिंग जो आपने योजना बनाई है उस अनुसार क्या करना है, इसका इम्प्लीमेंट करना है। इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। सेम आ गया। 164 इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजनाएं और इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई समझी जाएंगी। तैयार की गई समझी जाएंगी। मैं मतलब इसका शॉर्ट में समझा देता हूं आपको। 2004 में आपने योजना बनाई भवन निर्माण के लिए। अब 2000 सपोज करो 23 में आपने योजना बनाई, तो ये जो आपने योजना बनाई, तो ये जो पूर्व तैयार की गई योजना, इसी में क्या हो जाएगी, एक तरीके से समाहित हो जाएगी। अब ये वाली इंप्लीमेंट मानी जाएगी। क्लियर है? बस इतनी सी बात है। 165 योजना का पुनरीक्षण। पुनरीक्षण से मतलब है रिव्यू करना। बहुत सरल है। इस योजना का अपन पुनरीक्षण कब कब करेंगे? राज्य सरकार के आदेश पे प्रत्येक 10 वर्ष में कि क्या स्थिति चल रही है इस योजना की, योजना की स्थिति कैसी है। 10 वर्ष ध्यान रख लेना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप विशेष रूप से ध्यान कर लेना। जब भी इस योजना का रिव्यू करेंगे तो 2 रिपोर्ट आपके पास होगी। मतलब नगर पालिका रिव्यू करने के लिए एक तो क्या करेगी, जो नागरिक है उनसे सर्वे करवाएगी, सर्वे रिपोर्ट लेगी। बिल्कुल सही है। नागरिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करेगी। और दूसरी मेरे मित्र भू उपयोग मानचित्र, कि भैया भू का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पर क्या नई बिल्डिंग बन गई, कितनी जगह निकल गई, कितनी जगह आपके पास है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। योजना का पुनरीक्षण में 10 वर्ष, और नगर पालिका इसके लिए एक नागरिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाएगी और भू उपयोग मानचित्र तैयार करवाएगी। 166 विकास क्षेत्र की घोषणा, विकास क्षेत्रों की घोषणा, डेवलपमेंट एरिया की घोषणा। अब देखो इसमें बड़ा सरल है। डेवलपमेंट एरिया जो है, डेवलपमेंट एरिया जैसी राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को अगर बोल देगी डेवलपमेंट एरिया, तो डेवलपमेंट एरिया घोषित हो जाएगा। तो डेवलपमेंट क्षेत्र की घोषणा कौन करेगा? पहला कीवर्ड राज्य सरकार। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है, इस संबंध में आपको क्या करना पड़ेगा, एक अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। बिना अधिसूचना के आप डेवलपमेंट एरिया घोषित नहीं कर सकते। स्पष्ट है?
अब देखो, जैसे ही आपने अधिसूचना के माध्यम से डेवलपमेंट एरिया घोषित कर दिया, अब आपको इस डेवलपमेंट एरिया में जो भी भूमि का उपयोग है, जो भी उसमें परिवर्तित करना है, तो उसके लिए आपको किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? नगर पालिका से अब अनुमति लेनी पड़ेगी। क्लियर है? अब इसी के साथ साथ कुछ ऐसे इसमें एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन अपना बनता है, वो देख लो मेरे मित्र। कौन कौन से हैं? जैसे कि कोई भवन है, उसका रख रखाव और मरम्मत है, उसके लिए आवश्यकता नहीं है। भारी स्वरूप है, उसको आपको चेंज किए हुए अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और कोई आपके पास आदेश आया ऐसा कि भैया इसमें कुछ परिवर्तन करना है, तो आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ चेंजेस करने की, मतलब उसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके अधिकारियों द्वारा कुछ परिवर्तन है, उनके बारे में और विशेष ध्यान दे लेना। हर नगर पालिका के क्षेत्र में यदि कोई राजमार्ग निकल रहा है, तो उसके रखरखाव के लिए आपको आवश्यकता नहीं है। कोई सीवरेज है, कोई जल प्रणाली है, उसकी निकासी है, उनके रखरखाव के संबंध में आपको या उसके नवीनीकरण करना है, तब आपको आवश्यकता नहीं है। खेती के लिए कोई कुआं बनाना है, तो आवश्यकता नहीं है। और कोई भूमि उपयोग के लिए कोई अस्थायी परिवर्तन करना है, भूमि उपयोग के लिए कोई अस्थायी परिवर्तन करना है, तो भी आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, भू उपयोग का अस्थायी परिवर्तन। अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत, मतलब जिस काम के लिए आपको बताया है यूज में लेने के लिए उस योजना को, उससे इतर यदि आप काम करते हो तो आप पे क्या लगेगी? शास्ति लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। इतनी सी बात है। ठीक है, जैसे कि आपने अनुमति नहीं ली और काम शुरू कर दिया, और जो अनुमति ली थी उसके अनुरूप कार्य नहीं किया, अनुमति वापस लेने के बाद भी आपने क्या किया? विकास कर दिया। हाँ, और आपने डेवलपमेंट कर दिया और उसके बाद भी आपको अनुमति लेनी थी उसमें चेंजेस करने की, बिना उसके आपने परिवर्तन कर दिया। यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं इस प्रकार का, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, आप पे जुर्माना लग जाएगा। कितना? 5,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। स्पष्ट है? चलो, और 5,000 जुर्माना तो लग गया। जुर्माने के बाद ये पक्का हो गया, दोष सिद्धि हो गई अपराध की, और आपने अनुमति के बाद भी, दोष सिद्धि के बाद भी काम जारी रखा, तो 100 रुपये डेली के और लग जाएंगे। 100 रुपये डेली के और लग जाएंगे। इतनी बात ध्यान में आ गई? चलो, अब इसमें एक और आपको बता रखा है जुर्माना, इसमें 2-3 जुर्माने हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। दूसरा जुर्माना क्या है? आपको जैसे भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी, अनुमति समाप्त हो गई, उसके बाद भी यदि आपने उपयोग जारी रखा, तो 2,000 तक का जुर्माना लग जाएगा। 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग जाएगा। क्लियर है? और अपराध के लिए आपको रोक दिया और उसके बाद भी आपने काम चालू रखा, तो 500 रुपये डेली। देखो मेरे मित्र, अभी समझाने का तो कोई समय नहीं है, इसको रट लो। रटने से मेरा तात्पर्य है कि आप लोगों ने ये जुर्माने जरूर देख लिए होंगे, रिवाइज करते जाओ बस। क्लियर है? उल्लंघन किया मतलब विकास के बिना, मतलब डेवलपमेंट के बाद बिना अनुमति के यदि आप परिवर्तन करते हैं, तो 5,000 का जुर्माना। और भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई हो और अनुमति समाप्त होने के बाद यदि आप उस उपयोग जारी रखते हो, तो 2,000 रुपये जुर्माना। ये ध्यान रखना। उसमें 5,000 में डेली जुर्माना लगने के बाद भी यदि आप काम जारी रखते हो, अपराध का दोष सिद्धि होने के बाद भी जारी रखते हो, तो 100 रुपये डेली। और यहाँ पर 2,000 के साथ 5,000 रुपये डेली, मतलब यहाँ पर जुर्माना ज़्यादा है लेकिन डेली का पैसा कम कर दिया, या जुर्माना कम है लेकिन डेली का जो फिर बाद में शास्ति लग रही है अतिरिक्त जुर्माना, वो बढ़ा दिया इन्होंने। 168 अप्राधिकृत विकास, अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति। क्लियर है? क्या है भैया इसमें? कोई ऐसा अनऑथराइज्ड विकास हो रहा है, तो आप क्या कर देंगे? नोटिस जारी कर देंगे। क्लियर? आपने ऐसा कोई किसी नदी के, या जैसे अपने यहाँ अमानिशा नाला जाता है, अब तो द्रव्यवती नदी के पास का एरिया था, वहाँ पर आपने मकान बना लिया या आपने वहाँ पर कोई रहायश की जगह बना ली, तो क्या करेंगे? इस भूमि को पुरानी स्थिति में लेके आ जाएंगे और अनुमति के बाद अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि आपको एक नोटिस दिया जाता है, ठीक है, और नोटिस में आपको 1 माह का समय दिया जाता है कि भैया खुद हटा लो, या जो चेंज होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था
विकास वो कर लो, तो 1 माह का आपको नोटिस दिया जाएगा, इससे अधिक का समय नहीं मिलेगा। 1 माह से अधिक का समय नहीं मिलेगा चेंजेस करने के लिए। ये अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है, ठीक है। अच्छा, और फिर भी आपको निर्देश देने के बाद आप नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, 3 काम हो जाएंगे, बिल्कुल ही ध्वस्त कर दो जो योगी जी करते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। निर्माण में क्या कर दो, आप चेंजेस कर दो, बदलाव कर दो। तीसरा क्या करेंगे कि जो आपकी संरचना है उसमें निर्माण के लिए कह सकते हैं भैया ये आपको इस प्रकार से निर्माण करना है। क्लियर है। अगर आप नहीं मानते हो तो कितना जुर्माना लग जाएगा, 5,000 रुपये और 200 रुपये डेली। कितने, 200 रुपये डेली। नेक्स्ट 169, अनऑथराइज विकास को रोकने की शक्ति। अब देखो इसमें बात समझो, कई बार गुंडे मावाड़ी होते हैं, अतीक अहमद जैसे, तो आप नगर पालिका उनके लिए सामने ऐसा हो जाती है, नगर पालिका का कोई अधिकारी चल जाएगा झापड़ मार के भगा देंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ऐसा कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो नगर पालिका उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को नोटिस देती है, ठीक है, और फिर और बोलती है निर्माण कार्य रोक दो। नगर पालिका निर्माण कार्य रोक आती है और जुर्माना लगा देती है कि आपने हमारी बात नहीं मानी। कितना जुर्माना लगा देगी, 5,000 रुपये तक। और यदि फिर भी भैया जारी रहता है, नहीं मानता, तो अतिरिक्त जुर्माना और लगा सकती है, 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है इसके साथ ही, ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर भी नहीं मानता, निर्माण कार्य जारी रखता है, तो फिर आप क्या करोगे, पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। पुलिस की मदद से आप उसको काम को रोक सकते हो और उसको ध्वस्त कर सकते हो, हटा सकते हो। स्पष्ट है। और ये सारे क्रियाकलाप में आपका जो खर्चा होगा, ये खर्चा भी आप इससे वापस वसूल कर सकते हो कि भाई ज़बरदस्ती हमने तुमको पेनल्टी लगा दी थी, काम तुमने माना नहीं, पूरा अमला जामा हमें लेके आना पड़ा, तो हम आपसे क्या करेंगे, वसूली भी करेंगे। अप्राधिकृत कौन सा विकास, अस्थायी विकास को संक्षिप्त हटाया जाना या रोकना। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। अस्थायी प्रकृति के विकास को हटाने के लिए वही कितने दिन का नोटिस, बिल्कुल सही, 15 डेज का नोटिस। इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, क्या, फसल इत्यादि। यदि कोई फसल खड़ी है तो आप तुरंत नहीं हटा सकते, उसके लिए आपको कितना समय देना पड़ेगा, 6 माह का समय दिया जाता है। और ये अस्थायी प्रकृति ये कौन तय करता है, ये भैया अस्थायी प्रकृति तय करता है नगर पालिका। 171 भूमि भूखंड का उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी। अब इसको ज़्यादा मैं समझाऊँ एग्जाम्पल से, मुझे लगता है उसकी आवश्यकता है, भाई ये ध्यान रख लेना, जो भी उपविभाजन होगा या निजी मार्ग का निर्माण होगा वो किसकी अनुमति से होगा, नगर पालिका की अनुमति से होगा। इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। राज्य सरकार के नियमों के दिन नगर पालिका क्या करेगी, यदि मंजूरी देने से मना कर देती है, क्लियर, और मंजूरी देने के लिए मना कर देती है तो आप उनसे कोई भी किसी प्रकार का नगर पालिका से एक तो क्षतिपूर्ति नहीं मांग सकते, और मंजूरी देने के विरुद्ध आपने काम चालू रखा तो नगर पालिका क्या करेगी, ऐसे जो आपका भूखंड का विकास है उसको क्या कर सकती है, हटाने के लिए बोल सकती है। और फिर भी आप नहीं मानते हो, अवमानना करते हो, तो आप पे जुर्माना कितना लगा देगी, 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगी। और अगर आप जारी रखते हो तो 200 रुपये डेली का जुर्माना और लगा देगी। स्पष्ट है। 172 उपगत व्यय की वसूली, उपगत व्यय की वसूली, रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो आपने खर्चा किया है वो पैसा आपको क्या है, वापस लेना है। अब वापस लेने के लिए इन्होंने 4 आर्टिकल बता रखे हैं जो आपने पहले किए हैं, 168, 169, 170 और 71। इन तीनों में आपने भैया जो ये विकास को, अस्थायी विकास या आपके जो अपराधिकृत विकास, इनको रोकने के लिए आपने जो कार्य किए इसके लिए रिकवरी करना है, जो आपने एक्सपेंस किए उनको रिकवरी करना है। 168 क्या होगा, अपराधिकृत विकास, अनऑथराइज डेवलपमेंट के लिए, और इसमें शक्ति से रिलेटेड हो गया 169 इसकी। 70 क्या हो गया, अस्थायी विकास से रिलेटेड हो गया, और 71 क्या हो गया, उपविभाजन से रिलेटेड हो गया। तो ध्यान रखना 168 से लेके 169, 170 और 173, इन चारों सेक्शन के अंतर्गत नगर पालिका ने जो भी अपना व्यय किया है उसकी क्या कर सकता है, वसूली कर सकता है। क्लियर। इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो ये वसूली होगी किस माध्यम से होगी, देखो भू राजस्व के बकाया के रूप में होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भू राजस्व के
बकाया के रूप में वसूली होगी। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है मेरे मित्र। 172 वाला। 173, परियोजना और स्कीमों का बनाया जाना और उसकी विषय वस्तु। परियोजना और स्कीम, आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए, स्कीम बनाई, उसे कंटेंट के बारे में ये बात कर रहा है। कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम, इसकी ये बात कर रहा है। चलें आगे। अब इतनी सी बात ध्यान रखो भैया, कोई प्रोजेक्ट बनेगा, स्कीम बनेगा, तो इसमें आप सबको ध्यान ही है, जो भूमि है उसका हम एक नक्शा बनाते हैं, नक्शे में बताते हैं कि यहाँ शॉपिंग सेंटर बनेगा, यहाँ अस्पताल बनेगा। हम भूमि का सब डिवीज़न भी कर सकते हैं, क्लियर। और वो जो सब डिवाइड करके जो हमने भूमि दी है उसका उनके स्वामी को अधिकार भी दे सकते हैं। कोई पहले से वहाँ पे कोई पुराने मकान दुकान बने हैं उनको हटा भी सकते हैं। और हम वहाँ पर क्या जो भी प्लानिंग करेंगे उस भूमि पर हम रास्ता वगैरह भी बना सकते हैं। रास्ता बनाएंगे तो रोड लाइट भी बना सकते हैं, लोगों को पानी के लिए वहाँ पर व्यवस्था भी कर सकते हैं, नाली बनाएंगे, संचार इत्यादि की व्यवस्था करेंगे, साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे, क्लियर है। और नगर पालिका जब भी इस प्रकार का परियोजना और स्कीम बनाएगी, आपको ध्यान है स्टार्टिंग में 25% हम क्या करते थे, EWS इत्यादियों के लिए जमीन आरक्षित करते थे। इसमें भी हम दिव्यांग होंगे, SC ST होंगे, EWS होंगे, उनके लिए जमीन आरक्षित करेंगे। और जो भी भवन निर्माण आप जिस प्रकार का भी उस भूमि पर करवाना चाहते हैं उनके नियम बनाएंगे। और एक बात का ध्यान रखो कि कभी भी इसी प्रकार की कोई स्कीम्स बनती है ना, तो उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में भी ये बताते हैं। जैसे कि आपने कोई ज़मीन बनाई, मतलब ऐसा कोई स्कीम बनाई, जैसे कि अभी एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया मालवीय नगर में। अब वो द्रव्यवती नदी के पाटे के पास में था, तो उन्होंने उसमें क्या किया, स्पेशल प्रोविज़न किए और ध्यान रखा कि दलदली भूमि है, नीची है, तो किस प्रकार से अपन को भूमि का डेवलपमेंट करना है। ऐसे कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी किए जाते हैं। कोई भूखंड था, उसका क्षेत्र, उसका स्वामित्व और कितने समय में अपन को अलॉटमेंट करना है, काम करना है, ऐसे कुछ विशेष प्रावधान इसके अंतर्गत किए जाते हैं। और भूखंड की सीमा में कोई चेंजेस वगैरह करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, ये किस में आते हैं, स्पेशल प्रोविजन में आते हैं मेरे मित्र। 174 दोबारा आ गया नहीं, विषय वस्तु था और ये तैयारी, परियोजना और स्कीमों की तैयारी। उससे पहले 73 था उसमें कंटेंट की बात करी थी, इसमें तैयारी की बात करी है। स्पष्ट है। अब इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, कभी भी आपको ऐसा परियोजना की स्कीम या परियोजना की तैयारी करनी है तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्रस्ताव लेके आएंगे। प्रस्ताव पारित करके ऐसी प्रोजेक्ट बनाई जा सकती है, क्लियर। जैसी परियोजना की घोषणा हो जाएगी तो आपको 30 दिन के अंदर नोटिफाइड करनी पड़ेगी, क्लियर। राजपत्र में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित करनी पड़ेगी, ये बात क्लियर है। अच्छा, जैसे प्रकाशित कर लेंगे आपको फिर 1 वर्ष का समय मिलेगा प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, क्लियर है। नगर पालिका प्रोजेक्ट तैयार करेगी और जैसी प्रोजेक्ट बना लेगी फिर आप लोगों को बता देगी साहब हम ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ये 1 वर्ष के अंदर बोला है, 1 महीने में भी कर सकते हैं, 2 महीने में भी कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम लिमिट है। आपत्ति मांगेंगे आपसे, कितने दिन में आपको आपत्ति देनी है, 30 दिन में आपत्ति देनी है। कितने दिन में आपत्ति देनी मित्र, 30 दिन में आपत्ति देनी। आपत्ति पर विचार किया जाएगा, फिर उसके बाद अनुमोदन किया जाएगा, फिर जो भी अंतिम योजना होगी, अंतिम योजना राजपत्र में दोबारा से प्रकाशित की जाएगी। इस प्रकार से अपने यहाँ पे स्कीम बनेगी, स्पष्ट है। और एक बट ऑब्वियस सी बात है कि कोई ऐसी भूमि है जो नगर पालिका की है तो कोई समस्या नहीं है, तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो नगर पालिका में ऑलरेडी कोई भूमि निहित है तो विकास के लिए किसी निर्माण या व्यक्ति को हटाने की आवश्यकता यदि नहीं है तो आपको उपरोक्त प्रावधान लागू करने की आवश्यकता नहीं है। 175 पुनर्विकास स्कीम क्या है मेरे मित्र, पुनर्विकास स्कीम, रीडेवलपमेंट स्कीम। इस पुनर्विकास स्कीम कौन लेके आता है, CMO लेके आता है, ये आप ध्यान रखना बस। मतलब ऐसी कोई भी बिल्डिंग है जहाँ आपको लगता है कि वहाँ पर मानवों का निवास सुरक्षित नहीं है और वहाँ पर पर्याप्त हवा पानी की व्यवस्था नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है, तो CMO साहब पुनर्विकास की योजना बना सकते हैं। भाई इतनी सी बात ध्यान रखो इसमें। 176 परियोजना और स्कीम के अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना।
नगर पालिका को, देखो उसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो इसमें विशेष रूप से आप थोड़ा थोड़ा कॉशियस होकर काम करना, मतलब आपको ध्यान में आनी चाहिए, ये सेक्शंस में बड़ा बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। अब मुद्दे की बात है, कौन प्रस्तुत करेगा नगर पालिका में? सीएमओ प्रस्तुत करेगा, मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर अतिशीघ्र नगर पालिका के सम्मुख इसको प्रस्तुत करेगा। नगर पालिका इसको स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है नियमों के अधीन। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो कैंसिल करने वाली बात आ रही है, तो कैंसिल में एक लाइन लिखी हुई है, यदि मानव निवास या उनके क्षेत्र के लिए इस प्रकार की स्कीम स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण व हानिकारक हो तो मना कर सकते हैं। तो ये लाइन आप ध्यान रखना, स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण और हानिकारक। मानव, कोई भी स्कीम यदि मानव निवास स्वास्थ्य के लिए संकट और हानिकारक हो तो भी उसको कैंसिल कर सकते हैं, इतनी सिंपल बात है। 177 क्या कहता है? किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि का उपयोग और विकास पर निर्बंधन। एक बार आपने किसी स्कीम की घोषणा कर दी तो उस स्कीम के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे भैया, उस स्कीम पे, उस भूमि पे डेवलपमेंट करोगे। क्लियर? तो इसमें बेसिकली समझाने और इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ बनता है नहीं भैया, है ना। मतलब कि इस प्रकार की कोई भी भूमि पे आप कोई बिना अनुमति के तो आप कुछ बना नहीं सकते। और इसमें केवल एक ग्राम पंचायत वाला एक पॉइंट और है, उसको आप ध्यान कर लेना। कोई भी ग्राम पंचायत की आबादी इस सीमा में है तो आपको पंचायत की अनुमति से वहाँ काम करना पड़ेगा, और परियोजना जो है, प्रोजेक्ट है, उससे अगर संगत हो तो आप ये काम कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना है। फर्स्ट है, मतलब पंचायत मना कर सकती है यदि उसकी सेम उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है और उससे आपका जो प्रोजेक्ट है यदि बाय डिग्रेटरी हो रहा है, उससे विपरीत जा रहा है, तो पंचायत मना कर सकती है, वहाँ पे ताल ठोक सकती है कि आप काम नहीं करेंगे। 178 स्कीम का व्यापकत होना, लैप्स होना। कब स्कीम लैप्स हो जाती है भैया? जब काम की नहीं रहती। हाँ, अब इसमें लेकिन एक बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, वो ध्यान रखना। स्कीम का जब प्रकाशन हो जाएगा तो आपको कुछ समय मिलता है। कितना समय मिलता है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष में यदि आपने स्कीम का क्रियान्वयन नहीं किया, 2 वर्ष में यदि स्कीम का क्रियान्वयन नहीं कर पाए तो ये स्कीम क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। इसमें यही एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। यदि अनुमोदन स्कीम प्रकाशन कर दिया आपने और 2 वर्ष में आपने इसका क्रियान्वयन नहीं किया तो ये क्या हो जाएगी मेरे मित्र? लैप्स हो जाएगी। 179 परियोजना या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण। उपांतरण या प्रत्याहरण। मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन कर लिया या आपने प्रत्याहरण कर लिया, ठीक है मेरे मित्र। प्रत्याहरण की अंग्रेजी हो जाएगी, एक तो मॉडिफिकेशन हो गया विड्रॉल। मॉडिफिकेशन या विड्रॉल करना, ये भी बड़ा सिंपल है। किसी भी स्कीम या परियोजना में आपको मॉडिफिकेशन करना है या विड्रॉल करना है तो आपको राजपत्र में अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। ये निचोड़ बता रहा हूं मैं आपको पूरे सेक्शंस का। अब जैसे आपने कोई स्कीम बनाई, अब वो स्कीम में कोई रोड थी, बैक साइड में यदि कोई रोड थी, जैसे ये स्कीम है, यहाँ पर रोड है और आपको लगता है कि यहाँ पर कोई स्टेडियम है या अन्य आबादी है, तो यहाँ पर भी यदि रोड बन जाएगी तो ये स्कीम क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। यदि इस प्रकार से परियोजना में आवश्यक होता है इस प्रकार का परिवर्तन, तो ऐसी परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए नगर पालिका क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है, लेकिन परियोजना का मूल स्वरूप बदलना नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखना। 180 नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू रिक्वायर म्युनिसिपैलिटी टू मेक स्कीम। बोलो भैया तुम भी तो कुछ काम करो,
अब ये कौन करेगा? राज्य सरकार किससे अपेक्षा करेगा? आपसे करेगा। सीएमओ साहब, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को किसी क्षेत्र का विकास योजना बनाने के लिए राज्य सरकार कह सकती है। 181, व्यावृत्ति, किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति मतलब सेविंग टू एनी प्रोजेक्ट और स्कीम। क्या कहता है? ऐसा बड़ी सिंपल है कि जनहित में नगर पालिका ऐसी कोई भी प्रोजेक्ट या स्कीम बना सकेगी जो उस योजना का हिस्सा नहीं है। ये 181 आपको ताकत देता है। किसमें? इसमें कीवर्ड है मेरे मित्र जनहित। 182, भूमि के उपयोग में परिवर्तन पर निर्बंधन, भूमियों के उपयोग में परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति। इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है, प्रोहिबिशन की बात कर रहा है। ये भी मित्र बड़ी सरल है, आपको पता ही है। कोई भी परिवर्तन करना है आपको भूमि के उपयोग में, तो उसका जो मूल स्वरूप है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और क्या होगा? सरकार की अनुमति से ही आप उस काम को उपयोग में ले सकते हैं। अगला, कोई भी आप चेंजेस करेंगे तो आप क्या करेंगे? प्रभार चार्जेस वसूल करेंगे। क्या करेंगे मेरे मित्र? प्रभार वसूल करेंगे। और ये प्रभार कौन वसूल करेगी? राज्य सरकार प्रभार वसूलती है। और जैसे आपको कोई भी परिवर्तन करना है योजना में भूमि के विकास के लिए, तो आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे आपत्तियां ली जाती हैं। और वही बात, परिवर्तन को किस में आपको प्रकाशित करना पड़ेगा? गैजेट में। गैजेट में जो भी परिवर्तन करेंगे वो प्रकाशित करना पड़ेगा। क्लियर? अब वो परिवर्तन क्या क्या है? जैसे कि आपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था, कमर्शियल प्रोजेक्ट में क्या कर दिया मेरे मित्र? परिवर्तित कर दिया। या आपको वहाँ पे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट ही बनाना था लेकिन उसका कोई भी जो उपयोग है वाणिज्यिक का उसको आपने चेंज कर दिया। जैसे आतिश मार्केट बनाना था लेकिन फिर आपने वहाँ पे दूसरी कोई बाजार बना दिया, ठीक है। और इंडस्ट्री से आपने कमर्शियल में चेंज कर दिया। एक इसमें था सिनेमा से वाणिज्यिक या उसका अन्य कोई प्रयोग चेंज कर दिया। जैसे कई सिनेमा हॉल होते हैं, आपने देखा भी होगा, काम करना बंद कर देते हैं तो वहाँ पर हम मॉल बनते हुए देखते हैं, तो वो परिवर्तन होता है किसके अकॉर्डिंग? धारा 182 के अकॉर्डिंग। स्पष्ट है? होटल है, उसका कोई वाणिज्यिक या कोई अन्य उपयोग में चेंजेस करना हो गया। कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको कमर्शलाइजेशन करवाना हो गया आपको। लेकिन ये जो भी काम करेंगे उसके लिए आप क्या करेंगे? चार्जेस लेंगे। क्या लेंगे? चार्जेस लेंगे। एक बात और ध्यान करना, इंपॉर्टेंट बात इसमें दो है, वो विशेष रूप से ध्यान कर लेना। देखो, जो भी आप ये चेंजेस करेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी और परिवर्तन शुल्क होगा। जो भी परिवर्तन शुल्क होगा वो आपको जमा कराना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और, जैसे कि आपने जनहित के लिए किसी को कोई भूमि दी थी, जनहित के लिए आपने भूमि दी, अब उसका उपयोग आप चेंज करके कमर्शियल कर रहे हो, तो फिर जो नई दर है उस दर के अनुसार आप उससे क्या करेंगे? वसूली करेंगे। आपने जनहित पे तो उसको बहुत कम दर पे जमीन आवंटित करी थी, लेकिन जैसे ही उपयोग परिवर्तन होगा तो नई दर से वसूली करेंगे। आप उस लैंड की कीमत वसूल करेंगे आप, क्योंकि जिस मूल उद्देश्य से दिया था, जिस काम के लिए था, उसका टाइटल चेंज हो रहा है। क्लियर? जैसे आपने कोई भूमि दी एजुकेशन के लिए, अब वहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कहते हैं स्कूल नहीं चल रही है, आसपास मार्केट ही मार्केट आ गए तो स्कूल दूसरी जगह बना दी, वहाँ पर हमने उसका कमर्शलाइजेशन कर दिया। लेकिन भूमि कीमती है, पहले आपने दी थी 100 रुपये वर्ग गज के, वर्तमान में उसके 1 लाख रुपये का भाव है, तो जो भी मार्केट भाव ये तय करेंगे 60-70 हज़ार, उस हिसाब से पैसा ले लेंगे। इतनी सी बात है, मार्केट रेट से वसूल कर लेंगे। और साथ ही साथ प्लस आपके जो भी परिवर्तन शुल्क है वो तो लेंगे ही लेंगे, परिवर्तन शुल्क लेंगे ही लेंगे। और ये जो भी पैसा आएगा आपको ध्यान ही है कहाँ जाएगा? नगर पालिका निधि में जाएगा। अच्छा, इसमें भी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात क्या है? भुगतान नहीं किया तो जो वसूली होगी वो भी जो हमने पहले ही देखी थी, भू राजस्व। क्या मेरे मित्र? भू राजस्व के रूप में की जाएगी वसूली। बस ये बातें इसमें, यही अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते थे 182 में।
183 सार्वजनिक मार्ग का नियमित लाइन। अब ये ना इसकी टर्मिनोलॉजी पे मत जाना, ये नियमित लाइन क्या है, बेसिकली एक रोड से संबंधित है। आपको ध्यान में होगा, आपने पढ़ रखा होगा कि रोड वगैरह चौड़ी करनी है, जैसे महेशनगर में टोंक फाटक में हुई थी, तो क्या करना है, तो दोनों तरफ क्या होगा, वो नगर पालिका लाइन निर्धारित कर देगी कि इतने मीटर जाओ इतने मीटर जाओ, किसी भी भाग को चौड़ा करना है, एक तरफ करना है दोनों तरफ करना है, नगर पालिका ये डिसाइड करती है। क्लियर है। कभी भी ऐसी नई लाइन को करने से पहले 1 माह का क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, आपत्ति ली जाती है, सुझाव पे फिर नगर पालिका विचार करती है, फिर क्या करती है, नक्शा बनाती है कि भैया इतना जगह छोड़नी है, यहाँ से हमें रास्ता चौड़ा करना है, नक्शा बनाया जाता है, नक्शा और भूमियों का विवरण तैयार किया जाता है। क्लियर है। अब उसके पश्चात भी आपको बोल दिया कि इतनी चौड़ी कर रहे हैं, फिर भी किसी ने निर्माण या पुनर्निर्माण कर दिया, तो आप पे मेरे मित्र क्या लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। कितना जुर्माना लग जाएगा, 2,000 रुपये से 5,000 रुपये का आप पे इस अवमानना का जुर्माना लग जाएगा। 2 के मतलब 2000। स्पष्ट है। और जुर्माना लगाने से पहले हम उसको नोटिस अवश्य देंगे, सीधे नहीं तोड़ेंगे, ध्यान रखना। नोटिस देंगे, नोटिस के बाद हम इसको तोड़ देंगे। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं भैया, 184 भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार। ये सारे देखो रीजनिंग वाले प्रश्न है, सारे रीजनिंग वाले प्रश्न है इसमें। जैसे कि आपको पता है भूमिगत उपयोग क्या करेंगे, लाइनें डलती हैं बिजली की, टेलीफोन की और इंटरनेट वगैरह की, उसके उपयोग से संबंधित ये 184 कहता है कि क्या है, जहाँ भी लाइन डलेगी, जियो को कोई लाइन डालनी है तो नगर पालिका को नक्शे बनाएगी, उपलब्ध कराएगी, भाई जहाँ आप लाइन डालोगे वहाँ पहले से ये लाइन डली हुई है या गैस की लाइन है, तो उसको छोड़कर आप क्या करना, लाइन डालना। तो हम क्या करेंगे, नक्शे उपलब्ध करवाते हैं उनको। और ये उपलब्ध करा क्या था, फ्री में कराते हैं कि नहीं, फ्री में नहीं कराते, चार्ज वसूलेंगे। एक क्वेश्चन ये बनेगा इसमें। और इसमें क्या बनेगा, एक और ध्यान रखना, आपको समय सीमा भी मिलती है कि 10 दिन में आपको गड्ढा खोद के लाइन डाल देनी है। नहीं कर देते उस समय सीमा में तो आप पर क्या लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। क्या लग जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। और किसी संपत्ति को कोई क्षय हो गया काम करते हुए, क्षय हो गया, तो आपको स्वयं की लागत पर वो काम करना, मरम्मत करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत इसमें, बड़ा सरल सा है। चले आगे, नक्शों से संबंधित आ जाएगा 85 भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे। कौन रखेगा ये, सीएमओ साहब। प्रत्येक ऐसे नक्शे सीएमओ साहब के पास मिलेंगे, वो संभाल के रखेंगे नक्शे और अन्य दस्तावेज भी ये सीएमओ साहब ही तैयार करेंगे। 86 केंद्रीय राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के संबंध में विशेष उपबंध। सेंटर का कोई भैया मार्ग है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोड वगैरह जा रही है, उससे संबंधित बात है। बड़ी सरल है कि अगर आपको राष्ट्रीय नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के संबंध में आपको कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार नगर पालिका को नहीं है। ठीक है। और नगर पालिका उसमें कोई चेंजेस करती भी है तो उससे पहले राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकती। राज्य सरकार की आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। स्पष्ट है, इसमें कोई चक्कर है। हाँ, अब इसमें बस एक बात का ध्यान रखना, लेकिन उस पर कोई अतिक्रमण हो गया, अस्थायी उपयोग के लिए आपने किसी ने बना लिया, तो ऐसे में नगर पालिका क्या करेगी, अतिक्रमण हटाने के लिए आ सकती है। हाँ, ये ध्यान रखना। और लेकिन वो भी राज्य सरकार की अनुमति से काम होगा, ये आप ध्यान रखना। इतनी सी इसमें मूल बात है। उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण करना, ये भी बड़ी सरल सी बात है। आपको लगता है कि साहब हमारे यहाँ पे जुलूस निकलेगा फला फला इसका, किसी भी मत संप्रदाय का, तो नगर पालिका क्या कर लेगी, आपसे फीस वसूल कर लेगी साहब, व्यवस्थाओं को बनाने के लिए। और आपको जैसे ही कोई प्रोसेशन आपका निकलने वाला है तो आपको यातायात पुलिस से भी क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। यातायात पुलिस से परमिशन या परामर्श आवश्यक है। क्लियर। और जैसे आपने को टेंट वेंट के डंडे डंडे गाड़े तो पुरानी स्थिति में वापस आपको लाके देना पड़ेगा। गड्ढा खोदा तो उसको भरो, पुरानी स्थिति में लाना पड़ेगा। बस सरल सी बात है। 88 मार्ग, नाली या परिसरों के सनिर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्व धानिया
प्रिकॉशन क्या है मेरे मित्र? प्रिकॉशन रखने से संबंधित है। बड़ी सिंपल सी बात है। इस प्रकार का जो भी आप कार्य करोगे तो सीएमओ साहब को क्या करोगे? सूचना दोगे। और जैसे ही आप इस प्रकार का कोई मार्ग बना रहे हो, नाली बना रहे हो, निर्माण कर रहे हो, तो बैरिकेड लगा के करना है, दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश करनी है। कोई ऐसा सामान बिना अनुमति के सड़क पर डालना नहीं है। रोड ही डाल दी, गाड़ी स्लिप हो गई, और ऐसे समय में यातायात को अस्थायी रूप से बंद करना या मोड़ना, ये सब नगर पालिका देखती है। क्लियर है? और जो भी ऐसा आप चेंजेस करोगे तो उससे चेंजेस करने से पहले जो संपत्ति जिस रूप में थी आपको पुनः पुरानी स्थिति में लाना पड़ेगा। इतनी सी बात है भैया। ये तो सब आप रोजमर्रा कामों में देखती हो मेरे मित्र। 189, बिना अनुज्ञा मार्ग में ना तो कास्ट जमा किया जाए और ना गड्ढे खोदे जाए। वैसे तो हम जहाँ मन करता है वहाँ पर गड्ढे खोद के टेंट गाड़ देते हैं ना, इसमें नहीं कर सकते। अनुमति लेनी पड़ेगी, खुद के खर्चे पे करना पड़ेगा। हाँ, और खुद के खर्चे पे लाइट वाइट लगानी पड़ेगी। उल्लंघन करते हो तो कितना आपको देना पड़ेगा जुर्माना? 1000 से 2000 रुपये तक जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है। स्पष्ट है? फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, इसमें से एक दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उन पर ध्यान दे लो मेरे मित्र। ये देखो, वैसे तो मैंडेटरी है कि जो भी सार्वजनिक मार्ग है उस पर फुटपाथ होना ही होना चाहिए। ठीक है? और मिनिमम कितनी चौड़ाई होनी चाहिए फुटपाथ की? रोड के चारों तरफ 1.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर तो होनी चाहिए, या इससे अधिक की आपको जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि 1.5 मीटर तो 2 आदमी तो चल सके। क्लियर? और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बनता है, ये जो आप अनुमति लेते हैं ना, कोई भी भवन अनुमति लेते हैं उसके फुटपाथ के आसपास बनाने के लिए, या फिर आप फुटपाथ कितनी चौड़ी करनी है, उसके लिए आपको ध्यान है कौन सी समिति इसकी अनुमति देती है। बिल्कुल सही, भवन और कार्य समिति जो है, भवन और कार्य समिति, भवन अनुमति और कार्य समिति इसकी अनुमति प्रदान करती है। ये 1.5 मीटर ध्यान रखना, 1.5 मीटर या अधिक। मार्गों के कोने पर भवन, ये आपको मालूम है। जब भी आप कॉर्नर का प्लॉट लेते हो तो आप देखते हो ऐसे आपको कर्व मिलता है। क्यों मिलता है? कि भैया एक्सीडेंट से बच सकें। बड़ी सिंपल सी बात है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के कोने पे यदि भवन है तो, और कॉर्नर पे कितनी ऊंचाई का भवन बनना चाहिए ये भी कौन तय करेगा? नगर पालिका तय करेगा। घुमावदार होना चाहिए भवनों की यहाँ जो रोड होगी। ठीक है? और यदि कॉर्नर पे एक पॉइंट इसमें दे रखा है, लोक सुविधाएं के लिए आप इस प्रकार का एरिया काम में लेते हैं, जैसे ये आपने काम में लिया कोने का, तो लोक सुविधाओं के लिए यदि काम में लेते हैं आप कोने का भवन या कोने का मार्ग, तो आपको क्या देना पड़ेगा? मकान मालिक को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। क्या एग्जाम्पल है उसमें मत जाओ, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। भवन मालिक को यदि लोक सुविधाओं के लिए आप उस एरिया को अर्जित करते हैं तो भवन मालिक को आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। 92, बहिर्गत भवनों के पीछे करना, बहिर्गत भवनों को पीछे करना। सेटिंग बैक प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग, कहते हैं ना पीछे कितना मकान में जगह छोड़ना है, कितना आगे छोड़ना है, ये आपको ध्यान में नहीं आता, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? साफ साफ कह रखा है कोई भी भवन बनाएंगे तो सार्वजनिक मार्ग से आगे नहीं होना चाहिए, पीछे आपको इतनी जगह छोड़नी है, ये सारी बात बता रखी है इसमें। क्लियर? और यदि आप आगे लिया है तो फिर क्या करेंगे? नगर पालिका तोड़ देगी आगे छज्जा वज्जा, और वो तोड़ने के बाद भवन मालिक ये नहीं कह सकता साहब मुझे इसको बनाने में तो मेरा तो आगे का पूरा फैसाड खराब हो गया, क्षतिपूर्ति दो। आप क्षतिपूर्ति नहीं मांग सकते इसके लिए। 192, 193, भवनों की सतह। बड़ी सिंपल सी बात है, अपन घर में मकान बनाते हैं तो नाली के नीचे बनाते हैं, जहाँ नाली जारी होती है नहीं बनाते ना, ये भी यही कहते हैं, ये भी यही कहते हैं। 100, ये भी यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भैया कि जो आप भवनों की सतह हैं, आपके आसपास जो नाली हैं उनसे क्या करोगे? लेवल ऊपर रखोगे। ठीक है ना? मतलब जल निकासी के लिए कोई सीवरेज है उससे नीचे आप भवन की सतह मत रखो, वो ऊपर होनी चाहिए। ये वाली बात 193 बोलता है। बड़ी सिंपल सी धारा है, बस धारा का सेक्शन है।
194A, power of state government to prohibit the construction of building in certain area without permission. इसमें मित्र 194 तो डाला ही नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 194 तो मेरे मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस 194 से ऐसा मन करता है कि मुझे लगता है कि एक ना एक प्रश्न तो बनता है, ठीक है ना। समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित प्रोविजंस, इसका यार मैंने एक और बना रखी है शीट, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ तो थोड़ा आसानी रहेगी। इसमें के 2-3 आपको पेनल्टीज वगैरह दे रखी हैं। एक मिनट, वो शीट मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूँ, रुको। बड़ा सेक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक बार थोड़ा सा इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। वो मिल गया है, मैंने इसको सेट कर लिया, आप चिंता मत करो। देखो, समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण संबंधित उपबंध प्रोविजन करने हैं आपको। देखो, जो भी नगर पालिका में भवन बनते हैं उनका कोई ना कोई निर्धारित फॉर्मेट होता है, उसमें आपको आवेदन करना होता है। हम करते नहीं, अलग बात है। जैसे कोई भी नया भवन बनेगा, कोई भी पुनर्निर्माण होगा, कोई कुआं बनेगा, बोरिंग बनेगा, ये पार्षद लोग इससे तो पैसे खा लेते हैं। ये जितने मकान बनते हैं उनके घर पहुंच जाते हैं और उनकी सेटिंग होती है जेडी वालों से। कोई भी भूमि बनेगा, कोई टावर बनेगा, हाँ, बाहर निकलता हुआ कोई आपको ये मकान के आगे भाग निर्मित करना है, इन सब के लिए आपको मेरे मित्र आवेदन करना होता है। कितना सेटबैक छोड़ना, कितनी पार्किंग रखनी, ये सब करनी है। आवेदन की एक प्रक्रिया होती है, इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। अब बेसिकली इसमें क्या है, आपको एक शपथ पत्र देना होता है। आप खुद ही एक शपथ पत्र देते हैं कि साहब मैं ऐसा मकान बना रहा हूँ, उसमें आपको भूमिहित के स्वामित्व के आपको दस्तावेज लगाने पड़ते हैं और नगर पालिका की कोई फीस होती है, वो फीस आपको इसमें जमा करानी पड़ती है, ठीक है। और आपको नक्शा जो है आपका, आपके नक्शे की 6 प्रतियां लेके जानी पड़ती है नक्शे की। ये सब में क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें इतना लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और जो भी नक्शा बनाएंगे उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि इस नक्शे में ये मेरा नया स्थान है जिसका मुझे निर्माण करना है। जैसे ये नक्शा है, इसमें इस एरिया में कोई निर्माण करना है तो इसको आपको हाईलाइट करके दिखाना पड़ेगा, हाईलाइट करके दिखाना पड़ेगा। कितनी ऊंचाई रखनी है, कितना पार्किंग के लिए रखना है, ये सारा नक्शे में होगा। और एक बात कह रहा ना, इसको आपको कोई भी क्वालिफाइड आर्किटेक्ट जो है, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से इसको प्रमाणित कराना पड़ेगा। स्पष्ट है। और उसके पश्चात नगर पालिका ये इसको जांच करती है कि भैया ये एसेट कहीं हमारी तो नहीं है, यही मालिक है या नहीं है, और आवेदक करता है उसके पास इसका कोई लीगल कब्जा है या नहीं है, ये देखती है। और इसका स्वामित्व है या नहीं, ये देखती है। और ये कागज़ तो लेती है, इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हम मांग सकते हैं। और नगर पालिका के पास ये राइट होता है इसको स्वीकार करे इस आवेदन को या अस्वीकार करे। स्पष्ट है। लेकिन ये स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए एक समय सीमा तय कर रखी है, कितनी? 2 माह की। 2 माह की समय सीमा है। क्यों कर रखी है आपको पता ही है, नहीं तो भैया करप्शन इतना बढ़ जाएगा, फाइल रुकी रहेगी, आपका मकान बनेगा ही नहीं। क्लियर है। अच्छा, 2 महीने में भी नगर पालिका कोई काम नहीं करती है तो इसमें देखो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आप जो आवेदक है वो क्या करता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 1 महीने का क्या 1 माह का नोटिस देगा, ठीक है। और 1 माह के नोटिस में भी ये कोई जवाब नहीं देते हैं तो आप काम चालू कर सकते हो फिर। लेकिन काम आप वैध तरीके से जो नियम कायदे हैं उनके अनुसार ही कर सकते हैं, फिर आपको इनकी आवश्यकता नहीं है कि इनने अनुमति दी ये नहीं दी। ये बात इसमें ध्यान रखना। अच्छा, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि आपका कोई कमर्शियल स्पेस है। एक क्वेश्चन ये बनता है, कोई भी कमर्शियल स्पेस है, क्लियर है, आपने ऐसा कमर्शियल स्पेस बनाया है जो 15 मीटर से तो ऊपर है, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, और 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
15 मीटर से बड़ा और 500 स्क्वायर मीटर का आपका एरिया का कमर्शियल स्पेस उस पर आप निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे निर्माण के लिए नगर पालिका से परमिशन तो लेनी पड़ेगी, लेकिन किससे लेनी पड़ेगी? क्षेत्रीय नगर नियोजक से, टाउन प्लानर से। क्षेत्रीय नगर नियोजक से आपको क्या लेनी पड़ेगी मेरे मित्र? परमिशन लेनी पड़ेगी, या एक तरीके से अनुमति देने से पूर्व उनसे आपको परामर्श करना पड़ेगा। अनुमति तो नहीं, परामर्श करना पड़ेगा। ये बात हो गई। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई गैर आवासीय भवन बना रहे हो आप, ठीक है, या आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, या कोई बेसमेंट बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको लोकल जो टाउन प्लानर है उससे परामर्श लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में फ़र्क तो आपको ध्यान में आएगा। क्वेश्चनर जो बनेगा तो ये कमर्शियल वाली जो स्पेस है, कौन सी वाली के लिए आपको क्षेत्रीय नगर नियोजक से परामर्श करना पड़ेगा? वो है 15 मीटर और 500 मीटर का क्षेत्रफल वाला कोई भी बिल्डिंग या कोई भी ऐसी जमीन है उस पर निर्माण करते हैं। तो एक बात और, जैसे अभी आप रोज अखबार में पढ़ रहे हो परकोटे के क्षेत्र में निर्माण के लिए कोर्ट ने बोल दिया तोड़ो इनको, हाँ मकान तोड़ो इनके परकोटे में जो गलत बने हुए हैं, निर्माण वहाँ हो नहीं सकता। वैसे भी अपने यूनेस्को की हेरिटेज साइट ऑलरेडी घोषित कर रखी, तो उसके अलग नियम उपनियम चलते हैं। फिर भी कहने का मतलब ये है कि परकोटे में यदि आपका वह क्षेत्र है तो आपको इनके अलावा अलग से भी क्या अनुमति लेनी पड़ेगी। क्लियर है? परकोटे की अनुमति आपको अलग से लेनी पड़ेगी। अब 500 वर्ग मीटर से अधिक, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है तो 15 मीटर या 15 मीटर से अधिक। देखो कुछ दशाएं ऐसी भी हैं जिसमें आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन सी है वो दशाएं? छोटा मकान है आपका, कितना? 250 स्क्वायर मीटर से कम मकान है आपके एरिया का, तो आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप कोई अपना आवासीय भवन बना रहे हो और उसमें केवल ग्राउंड फ्लोर ही है, फर्स्ट फ्लोर नहीं है, तो भी आपको आवश्यकता नहीं है, ये सब बना लो। लेकिन वो सेटबैक वगैरह तो आपको सब छोड़ने ही छोड़ने पड़ेंगे ना। और फिर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यदि 10 मीटर ही आपकी भवन की ऊंचाई है तो भी आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और हेरिटेज है तो भैया नियम फिर अपने अलग लगेंगे। हेरिटेज क्षेत्र में ये नियम लागू नहीं होते, हेरिटेज के अपने नियम लागू होते हैं, विरासत को बचाने वाले नियम लागू होते हैं। यदि आप ये नियम कायदों के अनुसार नहीं चलते हैं तो जो सीएमओ साहब हैं वो कब्जे में ले सकता है। नगर पालिका का भूमि का उपयोग परिवर्तित नहीं करेगी, ये इसमें एक बात बता रखी है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको 15 मीटर बताई थी ना, कि 15 मीटर से ऊंची यदि बिल्डिंग है तो आपको बनाने से पहले भी और फिर उसमें रहने के समय भी, दोनों समय क्या प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में ही प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। स्पष्ट है? और जो भी प्रमाण पत्र है पूर्व ऐसी बिल्डिंग को देने के लिए आप ही सुनिश्चित करेंगे, मतलब सीएमओ साहब सुनिश्चित करेंगे, और उसके अनुरूप ही आपको कार्य करना है। और ये जो 15 मीटर वाला मैंने आपको प्रमाण पत्र का बताया है, इसका कोई भी उल्लंघन करता है, न्यायालय इसमें आदेश दे सकता है कि हमने इस प्रकार का उल्लंघन किया है, प्रमाण पत्र के बिना ऐसा मकान बना दिया है या रहने लग गए हैं, तो कितना जुर्माना लग जाएगा आप पे? 30,000 से 50,000 रुपये। और उल्लंघन जारी रखते हैं तो 500 रुपये प्रतिदिन का आप पे जुर्माना लग जाएगा। क्लियर है? आपको कोई नोटिस मिला और नोटिस की आपने जानबूझकर अवहेलना कर दी या उस पदाधिकारी ने अवहेलना कर दी, तो क्या हो जाएगा मित्र? 1 मास का कारावास हो जाएगा और जुर्माना कितना लग जाएगा? 5,000 से 10,000 रुपये। आपने आवेदन प्रस्तुति नहीं किया और निर्माण चालू कर दिया, पुनर्निर्माण आपने कर दिया, तो 1 माह से 3 माह की सजा और 20,000 से 50,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों। आपने जो मंजूर योजना है उसमें जो आपके लॉज हैं, शर्तें हैं, यदि आपने उसका उल्लंघन कर दिया तो 15 से 45 दिन का साधारण कारावास और 10,000 से 20,000, या दोनों। आपने आर्किटेक्ट या प्लानर से जो
वेरीफाइड करवाया, गलत तरीके से करवा लिया, या उसने गलत तरीके से कर दिया, सॉरी आर्किटेक्ट और प्लानर ने, तो ऐसे आर्किटेक्ट प्लानर को आप क्या कर देंगे, सजा के रूप में ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर सकते हैं और 1 से 2 माह की उनको सजा दे सकते हैं, 5,000 से 10,000 का जुर्माना लगा सकते हैं, या दोनों। स्पष्ट है? इसलिए मैंने आपके साथ के पूरा इसमें डाल दिया मैंने एक ही शीट में। इसमें क्या 5-6 जगह पर ये जुर्माने और सज़ा के बारे में बता रखा है, सज़ा के लिए बता रखा है। 1 से 3 माह वाला आ गया ना। हाँ, आवेदन प्रस्तुत कर किए बिना अगर पुनर्निर्माण करते हो तो 1 से 3 माह और 20 से 50,000 या दोनों जुर्माना लग जाएगा। और अनुमोदित नक्शे के अनुसार यदि आप शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो हाँ, ये आ गया 15 से 45 दिन और 10 से 20,000 रुपये। और कौन सा बच गया, और ये हो ही गया। ठीक है, आर्किटेक्ट वाला आ गया, इंजीनियर वाला आ गया। हाँ, यही है। तो इम्पोर्टेंट था मेरे मित्र 194 जो अपने बीच में रह रहा था ये। अच्छा, और कौन सा हो गया, बस बाकी सारे आ गए। इसमें एक पॉइंट और ध्यान कर लेना कि बिना शौचालय के, मतलब बिना पानी के यदि आप कोई शौचालय बनाते हो तो नगर पालिका उसकी अनुमति नहीं देगा। ये आप ध्यान कर लेना बस। 194A देख लेते हैं अब। 194A, कतिपय क्षेत्रों में अनुज्ञा के बिना भवन सनिर्माण प्रतिष्ठित करने की राज्य सरकार की शक्ति। कहने की मतलब ये है मेरे मित्र कि राज्य सरकार जो है ना, कि राज्य सरकार की सूचना पर जो नगर पालिका है वो किसी भी ऐसे क्षेत्र में लोकहित के रूप में, ठीक है, लोकहित को देखते हुए ऐसे किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार का यदि कोई भवन का निर्माण है या उसमें कोई चेंजेस है तो उसको रोक सकती है। क्लियर? एग्जैक्टली इसमें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी लोकहित में क्या करेगा, एक गजट नोटिफिकेशन निकालेगा, गजट में नोटिफिकेशन निकालेगा और कहेगा कि साहब राज्य सरकार दी गई अनुमति के अलावा नगर पालिका में, जैसे राज्य सरकार ने जो अनुमति दे रखी, जिस भी भूमि पर आपको डेवलपमेंट करना है या निर्माण करना है, उसके अलावा भी किसी भी क्षेत्र में भवन के निर्माण को रोक सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है। क्लियर? लेकिन वो किस बात को ध्यान में रखते हुए रोक सकता है? लोकहित को ध्यान में रखते हुए रोक सकता है। और फिर भी यदि कोई अपना निर्माण चालू रखता है तो कितना जुर्माना लग जाएगा मेरे मित्र? उसमें मेरे मित्र उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। ये नई वाली सेक्शन था यार, इसका मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली ध्यान नहीं था मेरे मित्र। ये तो ध्यान था कि यार 20,000 रुपये है, ये कितना है, बस वो जुर्माना मैं देखना चाह रहा था। चलो आगे बढ़े, 195 पे आ जाए। अब देखो, जो एसोसिएशन बनती है ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, उससे रिलेटेड सेक्शन है, बड़े सिंपल से सेक्शन है। जैसे 195, निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव करना है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आपने देखे जितने भी अपार्टमेंट बनते हैं उनमें एक एसोसिएशन बनती है और वो एसोसिएशन क्या करती है, कुछ तय कर देती है नियम कायदे। क्लियर? इसमें बिल्डर के भी कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं और जो बिल्डर है वो भी फिर जो एसोसिएशन बनती है उसको फिर बाद में कुछ अपने लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र भी कर देता है। जैसे बिल्डर के दायित्व क्या है, ध्यान रखना, कोई भी बिल्डर इस प्रकार का मल्टीप्लेक्स बनाएगा तो पार्किंग बनाएगा, सामान्य सुविधाएं उसके बारे में बताएगा, जो भी कॉम्प्लेक्स है उसके मेंटेनेंस के लिए एक फंड का निर्माण करेगा। क्लियर? और जैसे ये आपका संघ बन गया, मतलब ऐसा आपका एसोसिएशन बन गई, तो सिक्योरिटी और कॉमन सुविधाएं ये किसको सौंप देगा? उस एसोसिएशन को सौंप देगा कि साहब ये मैंने काम करके आपको दे दिया है, अब आप ये बिल्डिंग अपनी एसोसिएशन के माध्यम से संभालो। समझ गए? और ये जो आपका एसोसिएशन बनेगा उसमें बिल्डर इनको क्या क्या प्रोवाइड कराता है? बिल्डर उस बिल्डिंग का पूरा नक्शा प्रोवाइड कराता है, और जैसे लाइट्स लगी हैं, कोई उसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं, कोई लिफ्ट लगी है तो उनके वारंटी है, उसके सारे दस्तावेज उनको उपलब्ध करा देगा। और जो भी आपके सीवरेज प्लांट के नक्शे हैं, जल निकासी के नक्शे हैं, वो सारे इनको प्रोवाइड करा देगा। समझ गए? और ये सारे काम जब तक बिल्डर करेगा नहीं तब तक नगर पालिका उसको कंप्लीशन प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है। भाई इतनी सी बात इसमें ध्यान रखना। 196, अनुज्ञा और सनिर्माण की विशिष्टियों का प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना।
कितनी कठिन लैंग्वेज बना देते हैं, लेकिन कितनी सिंपल सी बात है। आपको पता ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 4x4 का क्या लगाना है आपको? बोर्ड लगाना है। यही क्वेश्चन बनता है उसमें, कौन बना रहा है, उसका नंबर क्या है, स्वामी का नाम क्या है, कितने पार्किंग, कितने फ्लोर, वो सारी इसमें बातें इसमें होनी चाहिए। ठीक है। और यदि इस प्रकार का आप उल्लंघन करते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते हो, तो कितना जुर्माना लग जाएगा? 50,000 का जुर्माना लग जाएगा। समझ गए? और इसके लिए बकायदा 4x4 का बोर्ड होना चाहिए। ऐसे कोई कार्ड बोर्ड लगा दिया, कोई कागज से चिपका दिया, ऐसा काम नहीं चलेगा ना। 197 मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना। काम चल रहा है तो भैया होर्डिंग लगाओ, ये आपको पता ही है, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। कपड़ा वपड़ा लगाओ, धूल मिट्टी नहीं उड़े। समझ गए? और आप इस प्रकार की मरम्मत इत्यादि करते हो और होर्डिंग नहीं लगाते हो, प्रदर्शन उसका नहीं करते हो, रात को लाइट वाइट नहीं लगाते हो, तो आप पे उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये से लेके 2,000 रुपये तक का क्या लग जाएगा मेरे मित्र? जुर्माना लग जाएगा। और आप जारी रखते हो तो 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक का प्रतिदिन का जुर्माना वसूल किया जाएगा। और रात को अगर लाइट भी नहीं लगाते हो तो इसमें रात्रि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं। आ गया याद आपको? नेक्स्ट है 198, सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व लेना। देखो, नगर पालिका को जैसे सड़क, बिजली, पानी, सफाई, इनकी जो सुविधाएं, इनका उत्तरदायित्व लेने से संबंधित ही आपको पता ही है। ठीक है। ये लेकिन नगर पालिका जब ही ले सकती है लाइबिलिटी, जब उसके पास सारे उसके नक्शे मिल जाएं उस एरिया के जो भी हैं। ठीक है ना। और वो जो कॉलोनी बनी है, जो बिल्डिंग बनी है, उस प्रचलित नियम कानूनों के अंतर्गत बनी हो, जो हमारी नगर पालिका एक्ट है। ठीक है। और यदि उसमें कोई कमी होती है तो नगर पालिका परिवर्तन के लिए उनसे कह सकती है। वहाँ पे सड़कें हैं, कोई जल निकासी की स्ट्रीट लाइट हैं, सीवरेज हैं, गैस है, विद्युत है ना, इनकी आपूर्ति आदि के बारे में भी सारी जानकारी लेके ये बाद में फिर इसकी अंडरटेकिंग रखरखाव की नगर पालिका ले सकती है। क्लियर? अंतिम 199, अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना। ठीक है। कुल मिला के बात की है मेरे मित्र, ऐसी जो भी कॉलोनी है नगर पालिका द्वारा उसको ग्रहण किया जा सकता है, जैसे पहले मैंने आपसे बात करी थी। क्लियर? मतलब कि आप कोई भी कॉलोनी बनाते हो तो उसको पहले नगर पालिका से क्या कराना पड़ेगा? अप्रूव कराना पड़ेगा। जो भी विकास कार्य बनेंगे वो रूल्स और रेगुलेशन के लिए बनने चाहिए। ठीक है। और यदि आप ये रूल्स रेगुलेशन या नगर पालिका से अनुमति लेके कॉलोनी का विकास करते हैं तो फिर उसके समस्त अधिकार दायित्व क्या हो जाएंगे? नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। ये वाली बात करता है। बड़ी क्लिष्ट लैंग्वेज पर मत जाना, इस पे से क्वेश्चन आने की मुझे उम्मीद नहीं लगती। जो इंपॉर्टेंट है वो 194 वाला सेक्शन है, उसको अपन को देख लेना चाहिए। जुर्माने बहुत हैं उसमें, तो पर्टिकुलर जुर्माना पे कोई भी अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। चले मित्र, ये अपना सेक्शन हो गया, इवन ये चैप्टर हो गया अपना क्लियर। और इसके पश्चात फिर अपन अब कल निपटा लेंगे बाकी। आज अपना हो गया ये, ठीक है, 11वां बचा है, 12 बड़ा है। चलो कल निपटा देंगे, कोशिश करते हैं इसको, है ना। चलो भैया, सबको राम राम।